क्योंकि अब अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्पेशली कुछ राइटर्स को, पोएट को, एसेइस्ट को, नॉवेलिस्ट को लेकर, जो समटाइम्स किताबों से लिखी हुई बात को हटकर यहां से पढ़ानी होती है। सबसे पहले तो ये इनके बहुत सारे नाम हैं, वो सारे नाम आप लोग मेंशन करें तो नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या रिवाइज करना है तो वो सब हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स तैयार किए गए, प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने चाहिए वो रिस्पेक्टिव ईयर हमने सारे बना रखे हैं, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनको जो है चुना गया था पोएट लॉरेट के रूप में इंग्लैंड के। तो कंक्लूड करें अगर अपनी बात को तो जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन के 5 बच्चे थे, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है दूसरे नंबर के थे और जो कि अपनी बहन के साथ में, ठीक है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ अपने काफी क्लोज रहे थे। बाकी सबसे बड़े बेटे जो है इनके लॉयर थे, इंक्लूडिंग मैरी हचिंसन हु लेटर बिकेम हिज वाइफ, जो कि बाद में जाकर आगे इनके जीवन में इनकी जीवन संगिनी बनी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ड्यूरेशन है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक है वो कब से माना जाता है तो 14 जुलाई, ठीक है, 1789। ये ध्यान रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ से मुलाकात उनकी कौन से साल में हुई थी तो 1795 में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी जगह पर हुई थी रिस्पेक्टेड ईयर तो सॉमरसेट में हुई थी। इकलौता प्ले है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौन से साल में लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजीसी तक का क्वेश्चन बनता है रिस्पेक्टेड ईयर, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, सीधी बात है। ये किसने स्टेटमेंट कहा है? सेंट्रल थीम्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेड ईयर। इसमें मैं 2 आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तीसरा आप स्वयं समझने का प्रयास करिएगा। क्या लिखा है? नेचर एज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव। इसका मतलब क्या है रिस्पेक्टेड ईयर्स? इसका मतलब है प्रकृति को दिव्य और पुनर्स्थापक, यानी कि चिकित्सक और उपचारक के रूप में देखना। विलियम वर्ड्सवर्थ जी कहते थे कि बचपन एक खास समय होता है जब बहुत अच्छे और मन के सच्चे होते हैं। बचपन एक बहुत खास समय होता है जब बच्चे बहुत अच्छे और मन के सच्चे होते हैं और प्रकृति के काफी करीब होते हैं, काफी गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। ये इडियम आपने रिस्पेक्टेड ईयर बहुत टाइम देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए भी आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की एक बड़ी प्यारी सी पोएम है माय हार्ट लीप्स अप, ये उस पोएम की लाइन है। और उस माय हार्ट स्लीप अप पोएम का एक और दूसरा टाइटल है, आप मुझे बताएं फटाफट से वीडियो को पॉज करके कि उसका नाम क्या है। ऑल्दो जस्टिफाई करने के लिए आपको रेफरेंस मैंने 2 चीजें दी गई हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए क्या, टिंटन एबे, जो कि बहुत ही लंबी पोएम है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एमपीटेट ग्रेड 1 के मेंस में ही पोएम है, तो अगर पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द प्रील्यूड, क्या कहते हैं वो, व्हेन वी वॉक इन नेचर इट्स लाइक वॉकिंग इन टेम्पल। जब हम प्रकृति में वॉक करते हैं, चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम मंदिर में वॉक कर रहे हैं। इन भाई साहब का नाम जरूर आप याद रखिए, फ्रांसिस जेफरी के बारे में, ठीक है। कौन थे भाई साहब ये? तो ये एडिटर ऑफ द ईडनबर्ग रिव्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये जो लेक पोएट का जो टर्म है बेसिकली किसने दिया है तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस जेफरी की तरह। अब क्या बिहाइंड द स्टोरी में थोड़ी सी बताऊंगा आपको। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्विक ग्लैंसेज जिनके बारे में हम फटाफट से चर्चा करेंगे, ठीक है। कब पब्लिश हुआ है, कब लिखा है, जॉनर क्या है उसका, ठीक है, कौन से पोएट है, थीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन जरूर हमें कवर करके चल रहे हैं। कि लूसी कौन है, लेकिन दिल खोल के कह नहीं पाते। अल्टीमेटली हमारे पास में 4 पोएम है एमपीटेट ग्रेड 1 प्री में, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की 4 पोएम है। डैफोडिल्स है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, इसके अलावा टिबल्स टर्न है। हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और इस बार हम बात करने वाले हैं एमपीटेट ग्रेड 1 प्री एग्जाम के बारे में। जी हां, एमपीटेट ग्रेड 2 में जितना आपने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बारी है एमपीटेट ग्रेड 1 के एग्जाम के बारे में। तो हमेशा की तरह यकीन मानना नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आप सभी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। जितना हो चुका है वो आप ऐप के ऊपर देख सकते हैं। ऐप आप सबको पता है, प्ले स्टोर पर आपको जाना है, द मास्टर जर्नी आपको सर्च करना है, वहां पर आपको दिख जाएगा। डाउनलोड करके आप डिटेल्स वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंटेंट अवेलेबल उस पर है वो आप देख सकते हैं। बाकी काफी हद तक कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी सारी डिटेल्स हैं वो आप वहां पर ऐप पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आज हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अभी तक चला आ रहा था। लास्ट टाइम 2023 के बारे में अगर बात करें तो उस बार 2 एग्जाम हुए, प्री और मेंस के नाम से, ठीक है। प्री का सिलेबस तो वही रहा जो शुरू से चलता आ रहा है। 2012 एग्जाम, 2011-12 का जो एग्जाम था वो, या 2018 का एग्जाम देख लीजिए। तो प्री का सिलेबस तो हमारा वही रहा, लेकिन मेंस का 2023 में सिलेबस हमारा चेंज हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सर इस बार सिलेबस चेंज होगा? तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि 2008 हुआ या 11-12 एग्जाम हुआ या फिर 2018 का एग्जाम कह लो, उस समय सीन क्या था, जो स्टेट बोर्ड की हमारी बुक्स थी उनमें जो कंटेंट था काफी हद तक रिलेटेबल कंटेंट हमें सिलेबस के अंदर देखने को मिला। अब चूंकि बुक्स हमारी चेंज हो गई है, एनसीईआरटी की बुक्स हमारी इसमें स्टेट बोर्ड में शामिल हो चुकी हैं, तो अब क्या है कि वो जो कंटेंट है वो उसमें है नहीं।
इसलिए थोड़ा सा ये संभावना ज़्यादा है कि प्री का भी सिलेबस चेंज होगा, लेकिन जब तक चेंज हुआ या फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम लोग हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ही सही, हौले हौले ही सही, हम लोग हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राइटर्स तो हमें मिल ही जाएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क रहे हैं इनके, तो डेफिनेटली ये तो हमें पढ़ना है। इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस के बारे में अगर हम बात करें, वो हमें डेफिनेटली मिलने वाले हैं, उनकी मुलाकात हमारी होगी। प्री में नहीं होगी तो मेंस में हो जाएगी, ये तो पक्की बात है, ठीक है। सो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप एमपी टेट ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर किसी भी स्टेट में होने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और बाकी आपको कंटेंट दिख जाएगा, क्योंकि हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं। बस अगर आपको अच्छा लगता हो तो जरूर करिए, नहीं तो आपका निर्णय, ठीक है। सो अब हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में। इनको नेचर पोएट कहें या लेक पोएट कहें हम लोग, या प्रीस्ट ऑफ नेचर कहें या पोएट लॉरेट कहें, मतलब क्या क्या कहें। इतनी बड़ी और महान हस्ती थे अपने टाइम पीरियड पर, और आज भी हैं, इसीलिए हम इनको हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पर तो थे ही थे, आज भी ये बहुत जानी मानी हस्ती मानी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्पेशली कुछ राइटर्स को, पोएट को, एसेइस्ट को, नॉवेलिस्ट को लेकर, जो समटाइम्स किताबों से लिखी हुई बात को हटकर यहां से पढ़ानी होती है। उन्हीं में से एक हमारे नेचर पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ आखिरकार विलियम वर्ड्सवर्थ क्यों है, ये जानने के लिए देखो, मैं अपना बहुत सिंपल फंडा मैं आप सभी को बताता हूं, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स। अगर आप किसी भी राइटर के वर्क को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस राइटर को समझना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम उस राइटर को नहीं समझेंगे तो हम उसके प्रॉपर वर्क के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। किसी नॉवेलिस्ट के नॉवेल को समझना चाहते हैं, किसी राइटर के वर्क को समझना चाहते हैं, या किसी एसेइस्ट के ऐसे को समझना चाहते हैं, या किसी पोएट के पोइट्री को या फिर पोएम को अच्छे से डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस राइटर को, ऑथर को, नॉवेलिस्ट को, एसेइस्ट को, पोएट को अच्छे से डीपली समझने का प्रयास करें। इससे आपको उनके वर्क को समझने में काफी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, और जो पैटर्न धीरे धीरे बदलता रहा है, जो बदलता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एनालिसिस बेस्ड हो रहा है। तो जब तक हम उस पर्टिकुलर ऑथर को समझेंगे नहीं डीप लेवल पर, उनके वर्क को थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं अपनी बात को, एक नॉर्मल पैटर्न तो सबसे पहले ये करना ही है कि जो सिलेबस में दिया गया है उसे हमें पढ़ना है। लेकिन बीइंग टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट, हमें बहुत नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करके चलना है। जब तक हम अपने आप को उस एरा में ले जाकर उनके पैरेलल, उनके कंटेम्प्रेरी तरीके से नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी समय है, इसलिए जब अगर मान लो उस टाइम पीरियड पर अगर जल्दबाजी अगर होती है तो बात अलग है, लेकिन वी हैव इनफ टाइम यार। अगर हम बात करें, अभी हमारे पास में पर्याप्त समय है। तो मैं फिर कहता हूं, हमें राइटर को अच्छे समझना है उनके वर्क को समझने से पहले, ठीक है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आशा करता हूं कि यहां की बात मेरी वहां तक बराबर पहुंच रही होगी। और बस शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी को। तो सबसे पहले तो ये इनके बहुत सारे नाम हैं, वो सारे नाम आप लोग मेंशन करें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, द लेक पोएट, नेचर्स पोएट, द पोएट्स ऑफ चाइल्डहुड, द पोएट्स लॉरिएट, 1843 से लेकर 1850 तक ये रहे हैं पोएट लॉरिएट इंग्लैंड के, ठीक है। इसके अलावा अ मिस्टिक ऑफ द माउंटेन्स और पैंथियस्टिक रोमांटिक, वॉइस ऑफ द कॉमन मैन एंड कॉलरेट्स लिटरेरी पार्टनर, ये सभी नाम से इन्हें जाना जाता है बेसिकली, ठीक है। ये सारे नाम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्यों ये नाम इन्हें दिए गए हैं, ये हमारे आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वर्क के अंदर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो इनकी कुछ पोइट्री के अंदर आपके चाइल्डहुड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा पैंथिक्स रोमांटिक और वॉइस ऑफ द कॉमन मैन, क्योंकि इनकी जो पोइट्री का एक पैटर्न था, वो हमेशा ये कहता है कि हमारी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो एक आम इंसान तक पहुंच सके। हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री की, वो ऐसी होनी चाहिए कि एक कॉमन मैन उसको समझ सके। इसलिए तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें कही गई हैं, जो लिखी गई हैं यहाँ पर इनके बारे में, ये इसीलिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, आइए भैया,
विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम सभी को पता होनी चाहिए, और मेरा विश्वास है कि आप सभी महारथियों को यह जानकारी होगी, लेकिन कुछ प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स जो फ्रेशर एस्पिरेंट है वो भी होंगे। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टेड टीचर्स आप कवर करके चले। ठीक है, तो यहां पर मेंशन किया गया है सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका लाइफ स्पैन। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, 7 अप्रैल 1770 को, 1770 में उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा बताया गया है 23 अप्रैल 1850 को उनका देहांत हो गया था। यानी कि देखा जाए तो 80 साल की एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी इन्होंने जी थी। आगे मेंशन किया गया था वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। कौन थे ये? एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। विथ सैमुअल टेलर कॉलरिज हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च करने की शुरुआत करी थी अपने ज्वाइंट पब्लिकेशन के साथ में, जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो ये हुआ एक प्रील्यूड हुआ, ये काफी प्रोमिनेंट वर्क है जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आल्दो हम इनके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। ठीक है, सो कंक्लूड करूं अगर बात को अपनी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में, और इनकी मृत्यु, इनका देहांत जो है 23 अप्रैल 1850 को हुआ था। बहुत ही फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने एसटी कॉलेज के साथ में मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत की थी अपने ज्वाइंट पब्लिकेशन के साथ में, जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। आशा करता हूं और स्पिरिट डियर की ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। डन, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रील्यूड, a semi-autobiographical poem of his early years that he revised and expanded a number of times. What does it mean here? चलो समझते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का रिस्पेक्टेड टीचर जो मास्टरपीस माना जाता है वो किसको जनरली कंसिडर्ड किया गया है? द प्रील्यूड को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस कहीं लंदन से नहीं बनेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं उसी में से वन लाइनर के फॉर्म में घुमा फिरा के हमारे पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर हमने डीप लेवल पर कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा तो हमारे क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो वर्ड्सवर्थ का जो मास्टरपीस है वो जनरली किसको कंसीडर किया गया है? द प्रील्यूड को, जो बेसिकली है क्या? एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ठीक है, ऑफ हिज अर्ली ईयर्स, उनके शुरुआती सालों की, दैट ही रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, जिनको उन्होंने कई बार रिवाइज किया है और एक्सपेंड किया है कई बार। ठीक है, इट वॉज पोस्टमाउसली टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, जिसको उनके मरणोपरांत, ठीक है, पोस्टमाउसली मतलब मरणोपरांत, उनके मरने के बाद में टाइटल किया गया है और पब्लिश किया गया है उनकी वाइफ के द्वारा। ठीक है, इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, यानी कि उनके डेथ के बाद में, बिफोर विच इट वॉज जनरली नोन एज द पोयम टू कॉलरिज, और इससे पहले इस पोयम को किस नाम से जाना जाता था? तो हमें ध्यान रखना है, द पोयम टू कॉलरिज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, चलो एक बार फिर से कवर कर लेते हैं अच्छे से, सो दैट कि और डिटेल में हमारे माइंड में एक बार लास्ट में डिस्कस रहे। तो वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मास्टरपीस माना जाता है, जनरली किसको कंसीडर किया गया है? प्रील्यूड को, जो बेसिकली है क्या? एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है उनके शुरुआती साल की, ठीक है, जिनको उन्होंने कई बार रिवाइज किया है और एक्सपेंड किया है। इसके अलावा बात करें तो इनके मरणोपरांत इनको पब्लिश किया गया है, टाइटल दिया गया इनकी पत्नी के द्वारा। ठीक है, और इससे पहले इस पोयम का जो नाम था रिस्पेक्टेड, वो क्या था? द पोयम टू कॉलरिज। अब ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपकी यहां से बनने की संभावना है। ठीक है, किसको कंसीडर किया गया है, और ये ध्यान रखना, ठीक है, कि अब इनसे संबंधित क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं कि मास्टरपीस किसको बोला गया प्रील्यूड को, इसके अलावा ये क्या थी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है वो कौन सी थी। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और बात करें तो क्या मेंशन किया गया है? द पोयम टू कॉलरिज। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन कहीं लंदन से नहीं आने वाले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं, देखो अभी हम इसके बारे में, हम इस वीडियो के अंदर, देखो कंटेंट इतना है कि मैं क्या ही बताऊं, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आप सभी को यहां पर। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक इन द सेंस कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो कंटेंट है हमारा, ठीक है, चलो आओ भैया, ये तो रिस्पेक्टेड टीचर्स एक पीडीएफ वाला हमारा कंटेंट जो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा, जिसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जितनी भी डिटेल्स जानकारी होती है, एक जो एस्पिरेंट अपने पर्टिकुलर बोलते हैं ना नोट्स जो बनाता है, वो सारे यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इत्मीनान से आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं। बेसिक इंफॉर्मेशन, बॉर्न, डाइट, कॉज ऑफ डेथ, ऑक्यूपेशन, मोमेंट, एजुकेशन, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन करके, रिलेटिव्स कौन थे, टाइटल, ऑफिस वगैरह। ठीक है,
ये आपको अपने मैं मुझे इतना विश्वास है कि अब आपको इसको देखने के बाद में अपने पर्सनल नोट्स की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं कि एग्जाम मोमेंट पर लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या रिवाइज करना है, तो वो सब हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798 में पब्लिश हुआ था। थर्ड एडिशन, सेकंड एडिशन, सब कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा लाइफ एंड करियर के बारे में बात करें तो ईयर वाइज सारी चीजें हमने मेंशन करी है। ये सारी चीजें वीडियो में बता पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए। और ये हकीकत है कि हर एक एस्पिरेंट का रिस्पेक्ट ये पढ़ने का तरीका अपना अलग होता है, तो उनके लिए ये पूरा कंटेंट तैयार करके रखा है। आराम से अब यहां से आप कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे कंटेंट आप देख सकते हैं। बाय ईयर जो जो चीजें मेंशन होनी थी, जो तो इंपॉर्टेंट था वर्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ मेंशन किया गया है। इसके अलावा द प्रील्यूड के बारे में मेंशन चीजें हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्स द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स में। इसके अलावा ये सारी चीजें जो है मेंशन करी गई हैं, ठीक है। जो अदर पोएम्स हैं वो मेंशन कर रखी हैं, इंपॉर्टेंट पोएम्स जो हैं वो लिखी हैं। माइकल रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओड टू ड्यूटी। आराम से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, मेजर वर्क्स जो हैं उनके वो भी हमने सब मेंशन कर रखे हैं। अब इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने चाहिए वो रिस्पेक्टेड टीचर हमने सारे बना रखे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बिहाफ पर, इसमें केवल विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यू हैं, ठीक है, जो आप सभी के लिए रिस्पेक्टेड टीचर तैयार किए गए हैं। देख सकते हैं लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने केवल विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही तैयार किए हैं, ठीक है। चलो, ये 99 नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चंस आप देखिए, ये 139 भी नहीं है, 150 थोड़ी सी आई थिंक पीडीएफ दूसरी आ गई है, फाइनल वाली नहीं है, लेकिन 150 से ज्यादा आपके पास में क्वेश्चंस केवल विलियम वर्ड्सवर्थ के आपको मिलेंगे। तो वापस आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर। ये दिखाने का मोटिव रिस्पेक्टेड टीचर्स ये है कि सारी चीजें वीडियो में आकर पढ़ा पाना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक चीज, आप सभी के लिए कंटेंट हमारा हम तैयार करके चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमारा पीपीटी का कंटेंट, वीडियो कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता उसी में से, लेकिन कुछ नेक्स्ट लेवल की यूनिक चीजें उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोएट लॉरेट के बारे में। सो अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड इन 1843 फॉलोइंग रॉबर्ट साउथी। तो ये पोएट लॉरेट जिसको हिंदी में राज कवि कहा जाता है रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। सो ये जो है इंग्लैंड के पोएट लॉरेट थे, चुने गए थे कब भाई साहब? सो 1843 में। और किसके बाद चुने गए थे? तो नाम ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट साउथी। समटाइम्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले इंग्लैंड के पोएट लॉरेट कौन थे, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में पोएट लॉरेट कौन चुने गए, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो यहां पर एक स्टेटमेंट सभी को पता रहता है, ये लाइन आराम से मेंशन की गई है कि रॉबर्ट साउथी के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ को अपनी मृत्यु तक जो है पोएट लॉरेट चुना गया। लेकिन सवाल ये कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोएट लॉरेट बने थे? आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जेन्युइन तरीके से पता है, ईमानदारी से पता है, तो वीडियो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अपडेट करें, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूं आपको। सो हमें ये ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए तो ध्यान रखना है अपॉइंटेड पोएट लॉरेट जिसको हिंदी में राजकवि कहते हैं, ठीक है। तो इनको चुना गया था 1843 में और ये अपनी मृत्यु तक रहे थे। और ये किसके बाद चुने गए थे? रॉबर्ट साउथी के बाद में। और इनके बाद में यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनको जो है चुना गया था पोएट लॉरेट के रूप में इंग्लैंड के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हेल्ड द पोजीशन अंटिल हिज डेथ इन 1850 दो रोट लिटिल इन द रोल। हालांकि, और कब से कब तक रखा गया? तो ध्यान रखिएगा 1843 में इनको पोएट लॉरेट इंग्लैंड का चुना गया, जो कि कब तक? 7 सालों तक रहे थे, यानी कि अपनी मृत्यु तक। 1850 में इनका देहांत हो गया था, तब तक ये इंग्लैंड के पोएट लॉरेट रहे थे। हालांकि इस पद पर रहते हुए उन्होंने ज्यादा पोएट्री नहीं की, यानी ज्यादा पोएम्स नहीं लिखी, ठीक है। अब सवाल ये कि सर आखिरकार ये पोएट लॉरेट होता क्या है? सर ये तो इससे पहले ही प्रश्न आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल आना चाहिए था, ये ससुरा स्लाइड ऊपर नीचे होती है। अब पोएट लॉरेट जिसको मैंने बताया हिंदी में कि राजकवि कहते हैं, इज अ फेमस और रिस्पेक्टेड पोएट। इसका मतलब क्या होता है? फेमस और रिस्पेक्टेड पोएट हु इज ऑफिशियली चूजन बाय अ गवर्नमेंट और रूलर। यानी कि जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम हो वहां तो गवर्नमेंट सही, लेकिन जहां पर मोनार्कल सिस्टम हो वहां पर रूलर।
टू राइट पोएम्स फॉर स्पेशल नेशनल इवेंट्स एंड अकेशन। तो अगर किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो राज कवि होता है, जो भी वहां के जो नेशनल इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो कोई अकेशंस होते हैं, तो उस अकेशंस पर स्पेशल पोएम लिखने का या फिर कुछ विशेष पोएम लिखने का काम करने का जो काम करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग पोएट लॉरेट। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये सारी चीजें आप सभी को अच्छी समझ में आ रही है। आज तो हम इनके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ डिटेल लास्ट में एक बार करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेजर रोमांटिक पोएट के बारे में। यानी कि देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी की फिगर रहे हैं। अब सवाल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में इनके अलावा भी और भी कोई इंपॉर्टेंट की फिगर्स होंगे। हाँ बिल्कुल है, चलिए फटाफट से पॉज करके नाम बताइए उनका। ये ध्यान रखना, ये तो हाँ, ये बिल्कुल बेसिक बात है जो हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलेगी, लेकिन बस ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने डीप लेवल पर इन्हें कवर किया है या नहीं। अभी फिलहाल बेस चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फिगर रहे हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो कौन थे भाई साहब, और तो मेजर रोमांटिक पोएट की कुछ लिस्ट मैंने रिस्पेक्टेड तैयार करी है, ये ध्यान रखिएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में हम लोगों ने जो मेजर रोमांटिक पोएट हैं रिस्पेक्टेड टीचर, वो हमने मेंशन करे हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, जॉर्ज गॉर्डन, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले, जॉन किट्स। अच्छा, यहां पर एस्पिरेंट्स को बहुत डाउट होता है, सर ये दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं सर, ये लॉर्ड बायरन का ही पूरा नाम है। ठीक है सर, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, प्रश्न कहीं लंदन से नहीं आता है। जो फ्रेशर एस्पिरेंट होंगे वो लिटरली पहली बार में इनको दो अलग अलग पर्सन समझेंगे, लेकिन लॉर्ड बायरन का ही ये नाम है। ठीक है, पूरा नाम है उनका। तो ये अदर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में इंपॉर्टेंट की फिगर्स से। फीमेल में अगर बात करें तो फेलिशिया, डोरथिया हेमंस, इसके अलावा एन लेटिटिया बारबोल्ट, इसके अलावा शार्लोट स्मिथ, मैरी रॉबिन्सन, हैना मोरे एंड जोना बैली। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि इंपॉर्टेंट फीमेल फिगर है, मेजर रोमांटिक पोएट है उस टाइम पीरियड पर। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड, देखो प्रश्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन एग्जाम में देने होते तो वो हर एस्पिरेंट पढ़ के जाएगा, क्या वो दे सकता है एग्जाम में? हमें उस लेवल पर तैयार करके चलना है। बेस देखो, सीधी बात, सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है, और जहां जहां से डिफरेंट आपके सोर्सेज है। लेकिन अब सवाल आता है कि सामने वाला क्या सोचकर एग्जाम में क्वेश्चंस बना सकता है, हमें वो भी सब कवर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजों में ऑलरेडी अपने पीडीएफ में दे चुका हूं। जो चीजें चली आ रही है, ट्रेडिशन जो चला आ रहा है एग्जाम का, टीजीटी पीजीटी का, वो सब कुछ मैं अपने नोट्स में, पीडीएफ में रिस्पेक्टेड टीचर कवर कर चुका हूं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? दिस इज द नेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, सो ही रिवॉल्यूशनाइज्ड English poetry by emphasizing emotion, imagination, and nature, breaking away from the artificiality of 18th century poetry. What does what mean here, respected teacher? तो देखा जाए तो विलियम वर्ड्स ने 18th सेंचुरी की कविता की कृत्रिमता से हटकर, ठीक है, भावना, कल्पना और प्रकृति, ध्यान से सुनना, भावना, कल्पना और प्रकृति पर जोर देकर अंग्रेजी कविता में रिवॉल्यूशन ला दिया, क्रांति ला दी। ये स्टेटमेंट बताता है ही रिवॉल्यूशनाइज्ड इंग्लिश पोएट्री बाय एम्फेसाइजिंग इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ आपको इनके वर्क में देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें इनके वर्क में शामिल हैं। ठीक है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द आर्टिफिशियलिटी ऑफ 18th सेंचुरी पोएट्री, 18th सेंचुरी की कविता में की कृत्रिमता से हटकर भावना, कल्पना और प्रकृति पर जोरदार क्रांति ला दी इन्होंने पोएट्री के सेक्शन में। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की ये सारी चीजें आपको अच्छी समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अर्ली लाइफ के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा इनकी फैमिली के बारे में बताया गया। द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन born to John Wordsworth and Anne Coxon. So, ओके, आओ भैया, कहां चले गए? नहीं आए? यहां पर हमें इनके माता पिता के नाम के बारे में जानने को मिलेगा। So, the second of 5 children born to John Wordsworth and Anne Coxon.
सो ये जो है जॉन वर्डसवर्थ, इनके पिता का नाम था और इनकी माता जी का नाम था एन कॉक्सन, जिनके 5 बच्चे थे और उसमें हमारे विलियम वर्डसवर्थ जी सेकंड नंबर पर थे, यानी कि दूसरे नंबर के जॉन वर्डसवर्थ और एन कॉक्सन के बेटे थे। विलियम सिस्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द पोएट एंड डायरिस्ट, ये नाम ध्यान रखिएगा, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो पेशे से एक पोएट थी और डायरिस्ट थी, टू whom he was close all his life, जिनके साथ वो जीवन पर्यंत काफी क्लोज रहे थे। वॉज बॉर्न द फॉलोइंग ईयर, जिनका जन्म जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में हुआ था। एंड द टू वर बैप्टाइज्ड टुगेदर, और दोनों को साथ में बैप्टाइज्ड किया गया। आप मुझे बताएं कि लिटरेरी मीनिंग से अगर आप अवेयर हैं तो आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या होता है बैप्टाइज्ड का, ठीक है। चलिए, ये फ्रेशर के लिए है, फिर बता रहा हूं, आप महारथियों के लिए नहीं है। मुझे पता है कि हर प्रकार के एस्पिरेंट जो है, रिस्पेक्टेड टीचर जो है, सीनियर जूनियर सभी को इस तरीके ये वीडियो देख रहे होंगे, आज नहीं कल देखेंगे, इसीलिए तो मैं हर चीज को आपके लिए आकलन नहीं है, क्योंकि आप में से देखो मैं फिर बता रहा हूं, कुछ मुझसे जूनियर होंगे, उनको एज ए एल्डर ब्रदर प्यार मेरा बहुत सारा, कुछ सीनियर होंगे उनको मेरा नमस्कार और सम्मान, ठीक है। कुछ छोटी मोटी अगर गलती हो जाती तो इग्नोर कर दें, ठीक है, छोटा भाई समझ के। बाकी जो फ्रेशर हैं उनके लिए, ठीक है, एज अ मेंटोर के रूप में ये सारी चीजें जरूरी हैं, इसलिए ठीक है। जब तक हम एक एस्पिरेंट की तरह उसको सोचना नहीं सिखाएंगे, केवल रटना नहीं है, हमें सोचना सिखाना कि ऐसी भी चीजें पॉसिबल है और ये हमें कवर करके चलना है, दैट्स इट, ठीक है। सो आगे, दे हैड 3 अदर सिबलिंग्स, उनके 3 भाई बहन और थे, सिबलिंग्स थे, जिसमें रिचर्ड जो सबसे बड़े थे, हु बिकेम अ लॉयर, जो कि लॉयर बने, ठीक है। जॉन वर्ड्सवर्थ बॉर्न आफ्टर डोरोथी, ठीक है, जॉन वर्ड्सवर्थ जो है बॉर्न आफ्टर डोरोथी, डोरोथी के जन्म के बाद में जॉन वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। हु वेंट टू सी एंड डाइड इन 1805, जो समंदर में गए और 1805 में उनकी डेथ हो गई थी। व्हेन द शिप ऑफ विच ही वाज कैप्टन, ठीक है, जिस शिप को वो चला रहे थे, ठीक है, जिस शिप के वो खुद ही कैप्टन थे, वो डूबने के साथ साथ उनका देहांत हो गया था। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है उनके परिवार के बारे में, ठीक है। जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन के वो बेटे थे, दूसरे नंबर के बेटे थे, टोटल 5 बच्चे थे उनके, ठीक है। इसके अलावा जो डोरोथी उनकी जो सिस्टर थी, उनसे काफी क्लोज रहे पूरे लाइफ टाइम तक, और साथ में इनको बैप्टाइज किया गया है। और इनके जो बड़े बेटे थे, ठीक है, जॉन वर्ड्सवर्थ के, वो लॉयर थे। और इसके अलावा अगर बात करें जो फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर वो डोरोथी, और उसके अलावा एक उनके बाद में बेटा और आया, ठीक है। तो कंक्लूड करें अगर अपनी बात को, तो जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन के 5 बच्चे थे, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है दूसरे नंबर के थे, और जो कि अपनी बहन के साथ में, ठीक है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ साथ में काफी क्लोज रहे थे। बाकी सबसे बड़े बेटे जो है इनके लॉयर थे। ये बेसिक चीजें जो हमने डिस्कस करी है, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, डोरोथी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए रिस्पेक्ट ईयर, तो कवर करके चलेगा। थोड़ा सा अगर हम आगे और चलें तो यहां पर बताया उनके पिताजी के बारे में, तो कुछ चीजें डिस्कवर है, डिस्कवर इन द सेंस मेंशन की गई है स्क्रीन पर, हम लोग कवर करके चलते हैं। सो वर्ड्सवर्थ्स फादर वर्कड एज अ लॉयर फॉर जेम्स लॉथर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वर्ड्सवर्थ के जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे, वकील थे, लॉयर थे, ठीक है। और वो किन के लिए काम करते थे, तो वो जेम्स लॉथर के लिए काम करते थे, ये नाम ध्यान रखिएगा। अ रिच एंड पावरफुल मैन, जो कौन थे, काफी अमीर और पावरफुल, शक्तिशाली इंसान थे उस टाइम पीरियड पर, उस दौर में। बिकॉज ऑफ दिस जॉब, अपनी जॉब की वजह से, द फैमिली लिव्ड अ बिग हाउस इन अ स्मॉल टाउन, अपनी जॉब की वजह से स्मॉल टाउन में एक बड़े घर में उन्हें रहना पड़ा। नाउ बट हिज फादर वॉज ऑफन अवे फॉर वर्क, लेकिन अक्सर जो है काम के सिलसिले में उनके पिताजी जो है घर से दूर रहा करते थे। सो विलियम एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स डिडंट स्पेंड मच टाइम विथ हिम, तो इसी वजह से उनके जो भाई बहन थे उन्होंने ज्यादा समय अपने पिताजी के साथ में स्पेंड नहीं किया। दे वर नॉट वेरी क्लोज, वे ज्यादा क्लोज नहीं थे। एंड देयर फादर डाइड इन 1783, और उनके पिताजी का जो देहांत था वो 1783 में हो गया था। मैं फिर बता रहा हूं रिस्पेक्ट टीचर्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बड़ी कॉमन चीजें लगे जो कि आप देखकर आराम से इजीली पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको वीडियो के माध्यम से कानों में ब्लूटूथ लगाकर सुनने में काफी अच्छा लगता है, वो समझ लेते हैं। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर बता रहा हूं जो बनने चाहिए थे, वो ऑलरेडी पीडीएफ्स में कवर कर चुका हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहां से भी आपके लिए कब बहुत कुछ नया मिलेगा, जो वहां कवर नहीं है वो वीडियो में कवर है, ठीक है, ये पक्की बात है।
अब आगे क्या लिखा है, इवन दो ही वॉज बिजी विलियम्स फादर इनकरेज्ड हिम टू रीड। हालांकि उनके पिताजी उस टाइम पीरियड पर काफी व्यस्त रहा करते थे, लेकिन फिर भी वो विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ने के लिए काफी इनकरेज, प्रोत्साहित किया करते थे। ही आस्क विलियम टू मेमोराइज पोएम्स बाय फेमस राइटर्स लाइक मिल्टन, जॉन मिल्टन यानी कि शेक्सपियर यानी कि विलियम शेक्सपियर, एंड स्पेंसर यानी कि एडमंड स्पेंसर। ठीक है, यानी कि इतना बिजी होने के बावजूद भी वो हमेशा इंस्पायर करते थे, यानी कि उनको इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे, हमेशा बोलते थे उनको मेमोराइज करने के लिए पोएम जो फेमस राइटर उस समय थे, मिल्टन, शेक्सपियर और इसके अलावा स्पेंसर। ये क्वेश्चन यहां से बनने की प्रबल संभावना है, रिस्पेक्टेड टीचर ध्यान रखिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ, हालांकि इतने यूजीसी नेट और जेआरएफ तक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, हमारा प्यारा सा सिलेबस आएगा, राइटर के नाम दिया रहता है, ठीक है, और राइटर का नाम इन द सेंस की कोई वर्क दिया जाएगा, लेकिन हमारी एक प्राइम ड्यूटी रहती है कि हम राइटर को कवर करके चले। ठीक है, अभी समय था इसलिए सोचा कि नेक्स्ट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा दूं, सो दैट कि आपका एक माइंड चेंज हो कि हाँ हमें इस लेवल पर भी तैयार करके चलना है। ठीक है, सो बाकी बता दिया है, ये नाम ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विलियम लव्ड रीडिंग दिस पोएम्स इन हिज फादर्स लाइब्रेरी, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इन राइटर्स की जो बुक्स हुआ करती थी ये अपने पिताजी की लाइब्रेरी से पढ़ा करते थे। ठीक है, एक अच्छा काफी कलेक्शन हुआ करता था इनके पिताजी की बात में पास में। नेक्स्ट बात करते हैं, आओ भैया। सो वर्ड्सवर्थ was taught to read by his mother, and he first attended a tiny school of low quality in Cockermouth, then a school in Penrith for the children of upper class families। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहली गुरु हमेशा माँ होती हैं, ठीक है, फिर वो भले दुनिया में कहीं का भी बच्चा हो। सेम विलियम वर्ड्सवर्थ जी की भी जो पहली गुरु रही हैं वो उनकी मदर ही रही हैं। शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में उनकी माँ ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। एंड ही फर्स्ट अटेंडेड अ टाइनी स्कूल, और जो पहली बार उन्होंने स्कूल अटेंड किया उसका नाम क्या था, अ टाइनी स्कूल ऑफ लो क्वालिटी इन कॉकरमाउथ। ठीक है, कॉकरमाउथ में एक लो क्वालिटी छोटा सा स्कूल था, वहां पर उनका दाखिला कराया गया। अच्छा, कॉकरमाउथ से याद आया, सर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ ईयर था वो तो बता दिया, लेकिन वो जन्मे कहां थे, तो कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने का, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, देन अ स्कूल इन पेनरिथ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अपर क्लास फैमिलीज, और उसके बाद में उनका दाखिला जो है पेनरिथ में, जो अपर क्लास सोसाइटी के लिए, जो अपर क्लास फैमिलीज थे उनके लिए जो स्कूल बनाया गया था उसमें उनका दाखिला कराया गया एट द स्कूल इन पेनरिथ। और ध्यान रखिएगा, पेनरिथ में जो स्कूल था वहां पर उनकी मुलाकात होती है हचिंसन से, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है रिस्पेक्टेड टीचर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग मैरी हचिंसन, ये जो बोल्ड और हाईलाइटेड लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग मैरी हचिंसन हु लेटर बिकेम हिज वाइफ, जो कि बाद में जाकर आगे इनके जीवन में इनकी जीवन संगिनी बनी, यानी कि इनकी अर्धांगिनी और इनकी पत्नी बनी। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ्स मदर इन 1778, जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी की माता जी का देहांत हुआ 1778 में, हिज फादर सेंट हिम टू हाउशेड ग्रामर स्कूल इन लैंकशायर एंड सेंट डोरोथी टू लिव विद रिलेटिव इन यॉर्कशायर। जब इनकी माता जी का देहांत 1778 में हुआ तो इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ ने इनको हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में, जो कि लैंकशायर में मौजूद है, ठीक है, वहां पर इनको भेज दिया, और जो डोरोथी थी इनकी सिस्टर, उनको अपने रिलेटिव के यहाँ यॉर्कशायर में भेज दिया। शी एंड विलियम डिड नॉट मीट अगेन फॉर 9 years, और तब से लेकर वो 9 सालों तक एक दूसरे से नहीं मिले। ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे बार बार पढ़ते समय चुभ रहा था। ठीक है, कि जनरली उनको एक तरफ तो हमें, देखो हम सब जानते हैं कि हमारे पास अल्टीमेटली रिसोर्स क्या रहता है, इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट पर जगह जगह पढ़ने पर हमें पता चलता है कि क्या चीजें मेंशन की गई हैं। जीवन पर्यंत ये अपनी बहन के साथ में काफी क्लोज रहे, लेकिन 9 साल का एक लंबा ब्रेक जब ये इनसे नहीं मिले तो थोड़ा सा अजीब चुभने वाली बात लगी। बट एनीवे, यहाँ लिखा है तो हमें चलना है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर हम तो थे नहीं, तो हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं के माध्यम से हमें चीजों को कवर करना है। ठीक है, ध्यान रखना, उनके पिताजी ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहां भेजा था, तो हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में। इसका नाम ध्यान रखना, जो भी चीज रिस्पेक्टेड ईयर हाईलाइटेड है, बोल्ड है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, और पूछे गए हैं, इसीलिए मेंशन किया गया है। ठीक है, और डॉर्थी को अपने रिलेटिव क्या भेजा गया जो कि यॉर्कशायर में थे, और उसके बाद वो कितने सालों तक नहीं मिले, तो 9 सालों तक। आगे मेंशन किया गया वर्ड्सवर्थ डेब्यूड एज अ राइटर इन 1787, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एज अ राइटर डेब्यू कौन से साल में किया था, तो 1787 में, व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट, जब उन्होंने सोनेट को पब्लिश किया, किसमें, इन द यूरोपियन मैगजीन।
यूरोपियन मैगजीन में उन्होंने सोनेट को पब्लिश किया था। ध्यान रखना 1787 का जो ईयर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का डेब्यू राइटर के रूप में माना जाता है। ठीक है, दैट सेम ईयर ही बिगेन अटेंडिंग सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और उसी साल जो है उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज को अटेंड करना शुरू किया, जो कि कहां पर स्थित था, कैम्ब्रिज में। नाउ अगर बात करें थोड़ा सा फर्दर आगे, तो ही रिसीव्ड हिज बीए डिग्री इन 1791, और तब उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की डिग्री 1798 में हासिल की। नाउ आगे अगर बात करें वर्ड्सवर्थ विजिट टू फ्रांस, अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर जा रहे हैं फ्रांस, या फिर ये कह लो कि वो हमें लेकर जा रहे हैं फ्रांस। ठीक है, सो इन नवंबर 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है फ्रांस जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ड्यूरेशन है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक है वो कब से माना जाता है, तो 14th of जुलाई, ठीक है, 1789, ये ध्यान रखिएगा, यहां से आउटब्रेक माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो वहां का जो मोनार्कियल सिस्टम था वो काफी बहुत ही डगमगाया गया था, क्योंकि जो राजा था लुइस स्टेन, ठीक है, वो अपने देश को संभाल ही नहीं पाया। वो और उसकी जो अर्धांगिनी थी उस टाइम पीरियड पर, वो अपनी ही दुनिया में मग्न थे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतनी टर्मोइल वाली सिचुएशन बनी है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो उस समय की बात है। तो 1791 में भाई साहब जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी हमारे कहां पर, फ्रांस में, और वो दौर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौर माना जाता है। ठीक है, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द रिपब्लिकन आइडियाज, फ्रीडम, इक्वलिटी, पीपल राइट्स। ठीक है, यानी कि उस टाइम पीरियड पर जो फ्रांस के जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिलोसोफर्स वगैरह हुआ करते थे, जिसमें हम एक कुछ नाम जानते हैं, जीन जैक रूसो के नाम आपने सुने होंगे, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। तो कुछ स्पेशल जो फिलोसोफर्स थे उनकी आइडियोलॉजी से काफी तब प्रभावित थे। ठीक है, तो ये वहां पर विजिट करते हैं। जब ये फ्रांस में होते हैं, while in France he fell in love with a French woman named Annette Vallon। तो वहां पर इनकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत महिला से होती है जिनका नाम होता है एनेट वेलन। ठीक है, और वहां पर इनके जो रिलेशन है वो एनेट वेलन से बनते हैं। ठीक है, यानी कि उनके रिलेशन में उनके साथ उनके संबंध में रहते हैं। ठीक है, नाउ आगे मेंशन किया गया है इन 1792 दे हैड अ डॉटर नेम कैरोलिन, और उसके बाद में 1792 में इनकी एक बेटी होती जिनका नाम होता है कैरोलिन। बट ड्यू टू मनी प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, लेकिन उस टाइम पीरियड पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉर वाला टाइम चल रहा था, ज़्यादा सिचुएशन सही नहीं थी। ठीक है, स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब वहां पर सिचुएशन सही नहीं थी और पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, पॉलिटिकल टेंशन थी, मनी का इशू था, तो वर्ड्सवर्थ हैड टू रिटर्न इंग्लैंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। ठीक है, अकेले लौटना पड़ा 1793 में, यानी कि ये अपनी बेटी और अपनी जो प्रेमिका रही है उनको साथ में ये नहीं ले गए। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड डियर कि आप सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। ओके, सब सही चल रहा है। ओके, हाँ, लेकिन बाद में थोड़ी सी वो बातें मेंशन नहीं किया गया, आई थिंक। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, यही आ रहा है यहां तक। ठीक है, ओके ओके, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, टन टन टन, चलिए। लेकिन बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है दोबारा से जाते हैं अपनी बहन के साथ में। ठीक है, और कन्विंस करने के लिए जाते हैं एनेट वेलन को, और अपनी शादी के बारे में बताते भी हैं कि मैं जो है अब शादी करने वाला हूं। हालांकि बाद में अपनी बेटी को काफी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करते हैं, और मतलब इनका प्रेम प्रेम है ऐसा फील होता है इनको पढ़ने के बाद में। ठीक है, इसलिए सो दोबारा जाते हैं कन्विंस करने के लिए दोबारा से फ्रांस में। हालांकि अब वो ये समटाइम्स देखो इतने पर्सनल लाइफ के बारे में इतना डीप नहीं क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा, वरना देखो हम सब जानते हैं हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलना है, इसलिए तो बस इतना पर्याप्त है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, स्पेशली हम फ्रांस वाली जब बात कर रहे हैं तो। सो वर्ड्सवर्थ अर्ली करियर के बारे में अगर बात करें तो द ईयर 1793 saw the first publication of poems by Wordsworth and Evening Walk and Descriptive Sketches। तो 1793 के ईयर को देखा जाता है उनकी पब्लिकेशन ईयर के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में, तो ये इनका पहला पोइट्री कलेक्शन था, ये ध्यान रखिएगा, और उसमें ये दोनों पोएम्स हमारी शामिल थी,
ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिस्पेक्टेड ईयर कि 1793 में इनका पहला पोएट्री कलेक्शन पब्लिश होता है जिसका नाम है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और ये दोनों बेसिकली पोयम के ही नाम है और ये दोनों पोएम्स इस कलेक्शन के अंदर शामिल थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ in 1795 his friend Wesley Calvert left him 900 pound which helped Wordsworth focus on writing poetry full time। और इसके बाद में 1795 में 1795 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो फ्रेंड थे जिनका नाम है रेस्ली कैलवर्ट, जो उनके लिए 900 पाउंड जो है छोड़कर जाते हैं जिससे वो फुल टाइम जो है अपनी पोएट्री में हाथ आजमा सकें और एक सफल पोएट बन सके। दैट सेम ईयर ही मेट द फेमस पोएट एस.टी. कॉलरेज सॉमरसेट। सॉमरसेट में उनकी मुलाकात होती है अपने पार्टनर से जिन्होंने लिरिकल बैलेड में हेल्प करी थी उनकी, ठीक है, जो उनके सहयोगी थे लिरिकल बैलेड को लिखने में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दैट सेम ईयर मतलब 1795। ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ से मुलाकात उनकी कौन से साल में हुई थी, तो 1795 में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी जगह पर हुई थी रिस्पेक्टेड ईयर, तो सॉमरसेट में हुई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। दे बिकेम क्लोज फ्रेंड्स एंड लेटर वर्क टुगेदर ऑन पोएट्री। बाद में वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में पोएट्री पर काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द बॉर्डर्स के बारे में। हम सब जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बारे में, ठीक है। सो बिटवीन 1795 एंड 1797, 1795 से लेकर 1797 के बीच में विलियम वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले। ये ध्यान रखना इकलौता प्ले है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौन से साल में लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1795 से लेकर 1797, 1795 से लेकर 1797 के बीच में लिखा गया था। ये इकलौता प्ले था, ओनली प्ले था, जिसका नाम क्या था, द बॉर्डर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ वर्स ट्रेजेडी। ये क्या था बेसिकली रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये एक वर्स ट्रेजेडी था, ठीक है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पोएटिक फॉर्म में लिखा गया एक सीरियस प्ले, पोएटिक फॉर्म में लिखा गया एक सीरियस प्ले था, ठीक है, जिसकी सेटिंग कहां रखी गई थी, सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड, जब इंग्लैंड के किंग हेनरी थर्ड जो है राजा थे। आगे बात करें, द स्टोरी इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश पीपल इन द नॉर्थ। और जो कहानी है बेसिकली वो किसके बारे में थी, तो जो नॉर्थ में जो इंग्लिश पीपल थे उनके मतभेद चल रहे थे किसके साथ में, द स्कॉटिश बॉर्डर्स राइडर्स, जिनको रिवर्स कहा जाता था। तो इसके ऊपर ये कहानी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ ट्राई टू गेट द प्ले परफॉर्म्ड इन नवंबर 1799। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोशिश की कि भाई साहब जो प्ले हमारा वो परफॉर्म हो, ठीक है, कब, नवंबर 1797 में। बट थॉमस हैरिस, लेकिन थॉमस हैरिस जी ने, जो कौन थे बेसिकली, द मैनेजर ऑफ कॉन्वेंट गार्डन थिएटर, जो मैनेजर थे किसके, कॉन्वेंट गार्डन थिएटर के, ठीक है, उन्होंने इस प्रपोजल को भाई साहब रिजेक्ट कर दिया। हैरिस का कहना था, हैरिस सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड ऑन स्टेज। उनका यह मानना था कि जो प्ले आपने लिखा है द बॉर्डर्स के नाम से, ठीक है, वो शायद ही ये स्टेज परफॉर्मेंस में सफल हो, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि ये परफॉर्म नहीं हुआ। वर्ड्सवर्थ फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस रिजेक्शन, और इस रिजेक्शन के बाद अल्टीमेटली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है काफी डिसअपॉइंटेड हो गए थे। द प्ले वॉज नॉट पब्लिश अंटिल 1842, और 1842 तक ये जो प्ले था ये पब्लिश नहीं हो पाया। एंड इवन देन इट हैड बीन ग्रेटली रिवाइज्ड, और उसके बावजूद भी ये काफी टाइम बाद रिवाइज्ड हुआ था, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ इन जर्मनी। चलिए तो क्या बताया गया है हम समझते हैं आगे कहानी में। तो इन ऑटम 1798 विलियम वर्ड्सवर्थ, हिज सिस्टर डोरोथी एंड एस.टी. कॉलरेज ट्रेवल टू जर्मनी। ऑटम 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी बहन और एस.टी. कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज जो जर्मनी की यात्रा करते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट क्यों इतने इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट, ये अभी आगे कुछ लाइन्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक एक चीज फिर बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ये कंटेंट अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो अगर विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर क्वेश्चंस बनने होंगे डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है, कुछ यहां से और कुछ हमारे पीडीएफ में से, ठीक है। चलिए, सो ड्यूरिंग द हार्श विंटर ऑफ 1798 to 99 वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी स्टेड इन गॉसलर, ठीक है। तो
1790 और 99 में बहुत हार्श विंटर के दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डॉरथी जो है कहां पर स्टे करते हैं? गॉसलर में। ये बेसिकली जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। डिस्पाइट फीलिंग लोनली एंड स्ट्रेस्ड, वर्ड्सवर्थ बिगेन राइटिंग हिज फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोयम लेटर कॉल्ड द प्रील्यूड। तो जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया कि इसके बावजूद कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो है अकेलापन और स्ट्रेस फील करते हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ बिगेन राइटिंग टू हिज फेमस वर्क ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, लेकिन उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है उसको वो लिखना और शुरू करते हैं, जिसे बाद में प्रील्यूड के नाम से जाना गया, ठीक है। नाउ इन गॉसलर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन गॉसलर ही आल्सो रोट सेवरल वेल नोन पोएम्स। जब वो गॉसलर में थे तो उन्होंने बहुत सारी वेल नोन पोएम्स को लिखा, इंक्लूडिंग द लूसी पोएम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं लूसी पोएम्स के बारे में, जो कि हमारी एमपीटेट ग्रेड 1 में तो शामिल है ही, ग्रेड 2 में भी शामिल थी। उसकी एक पोएम, ठीक है, जल्दी से नाम बताइए कि वो कौन सी पोएम थी। वो हमारे सिलेबस में भी थी, ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इतनी हिंट मैंने दे दी, ठीक है। सो इन गॉसलर ही आल्सो रोट सेवरल वेल नोन पोएम्स। जब वो गॉसलर में थे तो बहुत सारी वेल नोन पोएम्स उन्होंने लिखी, जिसमें कुछ लूसी पोएम्स भी शामिल थी। इन ऑटम 1799, 1799 ऑटम के सीजन के टाइम पीरियड पर वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी रिटर्न टू इंग्लैंड, वो जो है वापस इंग्लैंड लौट आए, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये सारी चीजें आप सभी को अच्छे समझ में आ रही होगी। फिर बता रहा हूं, इनमें से ये जो की पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए गए हैं, क्वेश्चन घुमा फिराकर कहीं से भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। सीधी बात है, अगर ज्यादा डीप लेवल पर पूछा गया तो वापस ये जब इंग्लैंड कब लौटे थे, कौन से वर्ष में लौटे थे, तो 1799 भाई साहब, ठीक है। लूसी पोएम्स उन्होंने कहां पर मेंशन करी थी, कहां पर लिखना शुरू करा था, बहुत ज्यादा गहराई में जाकर अगर पूछेगा तो भी हमने मेंशन कर रखा है भाई साहब, कहां पर? गॉसलर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉरेटशिप एंड अदर ऑनर्स के बारे में, ठीक है। लॉरेटशिप एंड अदर्स ऑनर के बारे में। सो इन 1843 आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथी, वर्ड्सवर्थ वाज मेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। 1843 में रॉबर्ट साउथी के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरेट चुना गया, बनाया गया, ठीक है। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज द ऑनर सेइंग ही वाज टू ओल्ड। शुरुआत में तो उन्होंने इस ऑनर को, इस सम्मान को लेने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, कहा कि वो टू ओल्ड है, काफी यंग है इसके लिए। बट ही एक्सेप्टेड इट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील assured him that no duties would be required। लेकिन बाद में उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजीसी तक का क्वेश्चन बनता है, इस पर ध्यान रखिएगा। वो उनको अश्योर करते हैं कि किसी प्रकार की ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ इज द ओनली पोएट लॉरेट हु रोट नो ऑफिशियल पोएम्स ड्यूरिंग हिज टर्म। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अपने इस पद पर रहते हुए, पोएट लॉरेट पर के पद पर रहते हुए, उन्होंने कोई भी ऑफिशियल पोएम जो है नहीं मेंशन करी, नहीं लिखी, ठीक है। इन 1847 हिज डॉटर डोरा डाइड एट द एज ऑफ 42। 1847 में 1847 में जो उनकी बेटी होती हैं, जिनका नाम होता है डोरा, 42 साल की उम्र में उनका जो है निधन हो जाता है, ठीक है। हर सडन डेथ कॉज्ड डीप डिप्रेशन इन वर्ड्सवर्थ। और जब उनकी बेटी की ऐसी सडन डेथ हो जाती है तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो है डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये होना स्वाभाविक सी बात है, जब कोई हमारा निजी, खास और हमारा ब्लड रिलेशन वाला कोई व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तो डिप्रेशन में होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। इसके बाद में बताया जा रहा है आफ्टर दिस इंसिडेंट, ठीक है, आफ्टर दिस जब उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, ही स्टॉप्ड राइटिंग न्यू पोएट्री, तो उन्होंने न्यू पोएट्री को लिखना स्टॉप कर दिया, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्ट टीचर की ये सभी चीजें आप सभी को अच्छी समझ में आ रही होंगी और क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉरेटशिप एंड अदर्स ऑनर्स में। अगर बात करें रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये कुछ ब्रीफ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट बने हैं, सो हमें ध्यान रखना है। In 1838, William Wordsworth received an honorary doctor of civil law from the University of Durham. That is very important, respected teachers and dear aspirants. बेसिकली देखा जाए तो ये डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ कुछ विशेष यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाने वाली डिग्री है, जो उस टाइम पीरियड पर 1838 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी को प्रोवाइड की गई थी, यानी कि प्रदान की गई थी। सेम डिग्री जो है इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1839 में भी प्रदान की गई थी। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1838 में, ठीक है, किसने दी थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम ने। 1839 में अगर बात करें तो वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड द सेम ऑनरी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड
इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, प्रेज्ड एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जॉन केबल के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट इनको रिसीव हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और जॉन केबल कौन है बेसिकली, तो बात करें तो ये प्रीस्ट है, ठीक है, और उस टाइम पीरियड के पोएट थे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें, in 1842 the government awarded Wordsworth a civil list pension of 300 pound a year। तो उस टाइम पीरियड पर 1842 में ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पीरियड जो जिनके हाथ में उस समय देश की जो सत्ता थी बेसिकली, उन्होंने पेंशन का प्लान इनके लिए किया और 1842 में इनको 300 पाउंड प्रति सालाना, यानी कि सालाना इनको प्रदान की जाने लगी। आल उस टाइम पीरियड पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर उस समय बन चुके थे इंग्लैंड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विलियम डेथ एंड पोस्ट माउथ पब्लिकेशन के बारे में, ठीक है। ये बिल्कुल बेस है जो आपको पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड टीचर्स। फिर बता रहा हूं अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर कर रहे हैं तो, और मैंने केवल फिर बता रहा हूं इसको पीजीटी लेवल पर कवर किया है, यूजीसी नेट तक नहीं। पढ़ाने को और कंटेंट बहुत था, वो सब मैंने अपने पीडीएफ में डाल दिया है, ठीक है। देखो हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, अगर हम पीजीटी के कंटेंट को यूजीसी तक पढ़ाएंगे तो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है, यूजीसी के लेवल कंटेंट को अगर हम पीजीटी लेवल पर पढ़ेंगे तो भी गलत है, ठीक है। तो जैसा एग्जाम होगा आपका उस लेवल पर आपको कंटेंट तैयार करके मिलेगा। सो विलियम वर्ड्सवर्थ डेथ एंड पोस्ट माउथ पब्लिकेशन, यानी कि उनकी कब मृत्यु हुई और उनके मरणोपरांत उनके जो पब्लिकेशन था उसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं, ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850। 23 अप्रैल 1850 में इनका देहांत हो गया। कहां पर, एट राइडल माउंट, ड्यू टू प्लूरिजी, ठीक है। ये बेसिकली एक लंग कंडीशन होती है, ठीक है। क्या है प्लूरिजी, बेसिकली एक लंग कंडीशन होती है जिसको फुसफुस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इनका देहांत हो जाता है। ही वॉज ब्यूरिड एट सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च, ठीक है, ग्रेसमेयर, वहां पर इनको दफना दिया जाता है। नाउ आफ्टर हिज डेथ हिज विडो मैरी वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो विधवा पत्नी होती हैं, ठीक है, वो जो है इनकी लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोयम को पब्लिश कराती है, ठीक है। द पोयम टू कॉलरेज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ध्यान रखिएगा, अंडर द टाइटल, और उसे कौन से टाइटल में पब्लिश कराया जाता है, द प्रील्यूड के नाम से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार रिस्पेक्टेड टीचर्स क्वेश्चंस बने गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पोयम टू कॉलरेज और अंडर द टाइटल द प्रील्यूड, ठीक है। जब उनकी पत्नी जो है उस पोयम को पब्लिश कराती है उनके मरणोपरांत, तो कौन से टाइटल के अंडर कराती है और उसका पहले रेफरेंस क्या रहता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन द प्रील्यूड डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। और जब प्रील्यूड का पब्लिकेशन हुआ तो उस टाइम पीरियड पर तो ज्यादा अटेंशन उसको नहीं मिली, बट टुडे इट इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट वर्क और मास्टरपीस। लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है, प्रील्यूड, और मास्टरपीस माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब बात होती है मास्टरपीस की या ग्रेटेस्ट वर्क की, तो कंसीडर किसको किया जाता है, द प्रील्यूड को, इसका ये पोएम टू कॉलरेज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आओ भैया, डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। अब रिस्पेक्टेड टीचर, जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट था वो हो गया हमारा खत्म, ठीक है, कि जहां पर हमें एक विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। अब यहां से कुछ आगे की स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार विलियम वर्ड्सवर्थ जी विलियम वर्ड्सवर्थ क्यों थे, ठीक है, और क्यों हैं आज भी हमारे दिलों में। जो हम उन्हें प्रीस्ट ऑफ नेचर, नेचर पोएट के नाम से हम जानते हैं, तो आखिरकार उसके पीछे वजह क्या है, कुछ की पॉइंट्स के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि मेरी यहां की बात वहां तक बहुत भली भांति पहुंचेगी, ठीक है। फिर बता रहा हूं, अगर मैं स्टार्टिंग में भी कहा था, किसी भी राइटर, किसी भी पोएट, एसिस्ट, नॉवलिस्ट के वर्क को अगर आपको समझना है तो पहले उनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, स्थिरता, ठीक है। सो अब अगर बात करें कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सर, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, सीधी बात है, ये किसने स्टेटमेंट कहा है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है। लेकिन अब बीइंग अ पीजीटी टीजीटी एस्पिरेंट, अब हमें समझना है थोड़ा सा डीप लेवल पर आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो यहां पर इसका मतलब लिखा है रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट पोएट्री अराइजेस फ्रॉम इंटेंस इमोशंस। इसका मतलब क्या है कि पोएट्री जो है कहां से आती है, इंटेंस इमोशंस के माध्यम से। आल्दो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूंगा, बट इट्स नॉट अ मेयर outburst of feeling, rather it's a process whether those feelings are considered and refined in a calm state. What does it mean here, respected teachers?
इसका मतलब है कि कविता गहरी भावनाओं से पैदा होती है। जो पोइट्री होती है, जो कविता होती है, वो गहरी भावनाओं से पैदा होती है, लेकिन यह सिर्फ अचानक निकली कोई बात नहीं होती। कोई अचानक निकली बात नहीं होती है, यह गहरी भावनाओं से पैदा होती है। कवि पहले अपनी भावनाओं को समझता है, महसूस करता है, और उसके बाद में इसको कविता के रूप में ढालता है। यह ध्यान हमें हमेशा रखना है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, कहां थे हम लोग। ही ऑल्सो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन पोइट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था कि कविता में, पोइट्री के अंदर आम लोगों की समझने वाली भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि वो पोइट्री को आसानी से समझ सकें। ये ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था कि कविता के अंदर, पोइट्री के अंदर आम लोगों को समझने वाली भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि वो कविता को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हम लिख रहे हैं लेकिन उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसलिए, ठीक है। लिखा भी आगे, और दिस मीन्स पोइट्री इज बॉर्न, ठीक है, पोइट्री इज बॉर्न फ्रॉम जेन्युइन इमोशनल एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्टेड अपॉन कामली। व्हाट डज इट मीन हियर? इसका मतलब है कि कविता जो है बेसिकली सच्चे और गहरे अनुभवों से, कविता जो है, दिस मीन्स पोइट्री इज बॉर्न फ्रॉम जेन्युइन इमोशनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि सच्चे और गहरे अनुभवों से आती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड अपॉन कामली, लेकिन कवि उन भावनाओं को शांति से सोचकर, ठीक है, कवि उन भावनाओं को शांति से सोचकर कविता में बदलता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर कि यहां की बात वहां तक पहुंच रही होगी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो अब मैं समझता हूं कि आप सभी तक मेरी बात अच्छे से पहुंची होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ में सेंट्रल थीम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेड टीचर, इसमें मैं 2 आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तीसरा आप स्वयं समझने का प्रयास करिएगा। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं हमारे एग्जाम्स में थीम बेस्ड क्वेश्चन, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी के जो वर्क है, उनकी सेंट्रल थीम्स हमें क्या देखने को मिलती है? तो नेचर एज, अच्छा एक और होगा अभी, एक थिंग आओ भैया, ये रहा, ठीक है। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमें विलियम वर्ड्सवर्थ जी के वर्क्स हैं, यानी कि जितने भी उन्होंने वर्क अपने करे हैं, बेसिकली पोइट्री की बात की जा रही है यहां पर, तो उनके वर्क में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? नेचर एज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव, इसके अलावा चाइल्डहुड एज अ टाइम ऑफ प्योरिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर, एंड इसके अलावा बात करें तो मेमोरी, लॉस, सॉलिट्यूड एंड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। अब सवाल है कि मैंने अगर लिख दिया तो क्या आपने मान लिया? मैंने अगर यहां पर लिख दिया कि सेंट्रल थीम है, या फिर मान लो कहीं पर भी अगर देखने को मिला, अल्टीमेटली देखो अगर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो यहां पर चीजें लिखी गई हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स की सेंट्रल थीम, उनके वर्क में हमें देखने को मिलता है कि नेचर इज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव, इसके अलावा चाइल्डहुड एज अ टाइम ऑफ प्योरिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर, इसके अलावा मेमोरी, लॉस, सॉलिट्यूड एंड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। तो ये कैसे सही साबित होगा? जब हम इनके द्वारा लिखे गए वर्क को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उसमें हमें इन सब चीजों के बारे में देखने को मिलता है। अगर मिलता है तो हाँ, हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और हम जो समझ पा रहे हैं कि इनके वर्क की थीम ये है, वो बिल्कुल सही है। दैट्स इट। तो अब हम एक बार बात करने वाले हैं पहले, सबसे पहले नेचर एज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव के बारे में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे भाई साहब क्या? नेचर एज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव के बारे में, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें समझ में आए या हम इसको कवर करें, उससे पहले हमें इस स्टेटमेंट की हेडिंग को अच्छे समझना है। क्या लिखा है? नेचर एज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव। इसका मतलब क्या है रिस्पेक्टेड टीचर्स? इसका मतलब है प्रकृति को दिव्य और पुनर्स्थापक, यानी कि चिकित्सक और उपचारक के रूप में देखना। प्रकृति को चिकित्सक और उपचारक के रूप में देखना, यानी कि इसका मतलब चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हमें ठीक करते हैं, तो क्या प्रकृति हमें ठीक करती है? हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरीके से ही हमें देखना है इसको। ये स्टेटमेंट यही बताने का प्रयास करता है रिस्पेक्टेड टीचर, नेचर एज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव, यानी कि प्रकृति हमें आंतरिक शांति और मानसिक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रकृति क्या करती है? आंतरिक शांति और मानसिक ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे आप लोगों ने देखा ना, लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, शिमला, कुल्लू मनाली या फिर कहीं पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेचर के संपर्क में आते हैं। क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव होता है, मानसिक ऊर्जा, उनको एक फिर से एनर्जेटिक होके आते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जैसे कि अभी मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं जाना चाहिए, ठीक है, घूमने फिरने के लिए। तो प्रकृति के संपर्क में आकर मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर वापस आऊं और नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आप सभी के लिए तैयार करूं। आल्दो मैं आपके लिए कंटेंट नेक्स्ट लेवल का ही तैयार कर रहा हूं, ठीक है। सो वापस आते हैं हमारे मुद्दे पे कि प्रकृति को ईश्वरीय और उपचारक
ठीक करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। जैसे भगवान लोगों को क्या करते हैं, भगवान लोगों को इस रूप में देखते हैं कि अगर कोई भी अगर समस्या होगी तो ईश्वर जो है उनको एक चिकित्सक के रूप में ठीक कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ईश्वर क्या करते हैं, राहत और शांति देते हैं, वैसे ही प्रकृति क्या करती है, प्रकृति भी आंतरिक शांति आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी कहानी में आगे बढ़ते हैं यहां से। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट नेचर इज बोथ होली एंड हीलिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए प्रकृति जो है, नेचर जो है कैसी थी, होली पवित्र थी और हीलिंग यानी कि इलाज करने वाली। ही सॉ नेचर एज समथिंग स्पिरिचुअल ऑलमोस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ गॉड। और उनके लिए यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए जो प्रकृति वो कैसी थी, वो बिल्कुल भगवान जैसी थी। इन हिज पोयम टिंटन एबे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एक एक पोयम का नाम लिखा है। ये टिंटन एबे हमारे एमपीटेड ग्रेड 1 मेंस के सिलेबस में इंक्लूड है, रिस्पेक्टेड टीचर्स ये कवर करके चलिएगा। तो उनकी जो पोयम है, इन हिज पोयम टिंटन एबे, ही राइट्स अबाउट अ स्पेशल फीलिंग, उसमें वो इस स्पेशल फीलिंग के बारे में लिखते हैं। ही गेट्स फ्रॉम नेचर दैट मेक्स हिम फील पीसफुल एंड कनेक्टेड टू समथिंग ग्रेटर। वो क्या लिखते हैं, ही राइट्स अबाउट अ स्पेशल फीलिंग ही गेट्स फ्रॉम नेचर दैट मेक्स हिम फील पीसफुल एंड कनेक्टेड टू समथिंग ग्रेटर। यानी कि प्रकृति उन्हें क्या करती है, एक खास सुख का एहसास दिलाती है, खास सुख प्रदान करती है जब भी वो नेचर के संपर्क में आते हैं। लिखते हैं ना, ही राइट्स अबाउट अ स्पेशल फीलिंग, एक स्पेशल फील के बारे में उन्होंने टिंटन एबे मेंशन करा, ऑल्दो ये बहुत बड़ी पोयम है, ठीक है। ही गेट्स फ्रॉम नेचर दैट मेक्स हिम फील पीसफुल, उनको शांति का एहसास कराती है, एंड कनेक्टेड टू द समथिंग ग्रेटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड डियर कि ये सब आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आओ भैया चलो, तो आगे की लाइंस में कुछ बताया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो पोयम है लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, उसमें वो लिखते हैं, ही वॉचेस फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड फील्स हैप्पी बिकॉज ही बिलीव्स नेचर एंजॉयज लाइफ। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो प्यारी सी पोयम है जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, उसमें वो बताते हैं कि जब वो फूलों को देखते हैं, बर्ड्स पक्षियों को देखते हैं, चिड़ियाओं को देखते हैं, एंड फील्स हैप्पी, तो वो काफी खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनका विश्वास है, वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि प्रकृति जो है लाइफ को एंजॉय करती है। नेचर हेल्प्स हिम फॉरगेट हिज सैडनेस एंड फील बेटर। आगे वो बताते हैं कि जब भी वो कभी दुखी होते हैं, ठीक है, तो प्रकृति जो है उनको अच्छा फील कराती है। जब भी वो कभी दुखी होते हैं तो प्रकृति जो है उन्हें अच्छा फील कराती है। इन द प्रिल्यूड, ये जो उनका प्यारा सा वर्क है, इन द प्रिल्यूड ही रिमेंबर्स, उन्हें अच्छे से याद है, हाउ बीइंग इन नेचर, जब वो नेचर में होते हैं, या फिर इवन थिंकिंग अबाउट इट, नेचर के बारे में सोचने भर से ही, हेल्प हिम फील जॉय अगेन, उनको दोबारा से हैप्पी फील होने का एक मौका मिलता है। दोबारा से केवल प्रकृति के बारे में सोचने से वो खुश हो जाते हैं, उन्हें खुशी का अनुभव होता है। फॉर वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए नेचर इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, प्रकृति केवल सुंदर ही नहीं थी, ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए नेचर इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इट हेल्प्स पीपल फील काम, हैप्पी एंड क्लोज टू समथिंग डिवाइन, बल्कि वह मन को शांति देने वाली और ईश्वर से जोड़ने वाली थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड डियर कि आप सभी को अब अच्छे समझ में आ रहा होगा कि नेचर इज डिवाइन एंड रेस्टोरेटिव की जो बात हम लोग कर रहे थे, वो इस स्टेटमेंट से, कुछ प्यारे प्यारे स्टेटमेंट से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आओ भैया, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे रिस्पेक्टेड टीचर्स, चाइल्डहुड एज अ टाइम ऑफ प्योरिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ये जो हेडिंग देखी गई है, ये हमें इनके वर्क के अंदर देखने को मिलती है। जब हम कहते हैं कि इनके वर्क की थीम क्या है, तो अगर ये स्टेटमेंट लिखा है चाइल्डहुड एज अ टाइम ऑफ प्योरिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर, ये कुछ लाइनों के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों ये इतनी प्यारी प्यारी बातें अपनी पोएम्स के अंदर शामिल करते हैं और अपने वर्क में इन्होंने शामिल की है, ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी विश्वास करते थे, क्या विश्वास करते थे, दैट चाइल्डहुड इज अ स्पेशल टाइम व्हेन पीपल आर प्योर एंड डीपली कनेक्टेड टू द नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था कि बचपन जो है एक स्पेशल टाइम होता है जब लोग जो है काफी प्योर होते हैं और डीपली कनेक्टेड होते हैं नेचर के साथ में। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी कहते थे कि बचपन एक खास समय होता है जब बहुत अच्छे और मन के सच्चे होते हैं। बचपन एक बहुत खास समय होता है जब बच्चे बहुत अच्छे और मन के सच्चे होते हैं और प्रकृति के काफी करीब होते हैं, काफी गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ओके ओके ओके। इन हिज पोयम, उनकी बड़ी प्यारी सी पोयम जिसका नाम क्या है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी, उस पोएम में इन्होंने बताया है, ही सेज, वो कहते हैं दैट व्हेन वी आर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं, वी कैन फील द ब्यूटी एंड स्पिरिट ऑफ नेचर मोर स्ट्रांगली।
विलियम वर्ड्सवर्थ जी क्या कहते हैं कि व्हेन वी कैन फील द ब्यूटी एंड स्पिरिट ऑफ नेचर मोर स्ट्रांगली, तो हम जो है प्रकृति की सुंदरता को, उसके स्पिरिट को बहुत गहरे तरीके से, स्ट्रांगली तरीके से महसूस कर सकते हैं और करते हैं। ही राइट्स, वो लिखते हैं, ये लाइन ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टेड ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर, थोड़ा सा साइड होइए भैया, हेवन लाइज अबाउट अस इन इन्फेंसी, इसका मतलब क्या है, दैट चिल्ड्रन आर क्लोज टू समथिंग होली और डिवाइन, यानी कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम भगवान के बहुत करीब होते हैं। ज्यादा यूजीसी तक अगर बात की जाएगी नेट लेवल की, तो सीधी बात है, ये बड़ी प्यारी सी जो लाइन लिखी गई है, ठीक है, हेवन लाइन्स अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, बताइए ये कौन सी पोयम की लाइन है, ठीक है। इसका मतलब इतना है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम भगवान के बहुत करीब होते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार अगर कंक्लूड करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था कि बचपन जो एक स्पेशल टाइम होता है जब लोग जो है काफी प्योर और डीपली कनेक्टेड होते हैं नेचर से। उनकी एक बड़ी प्यारी सी पोएम है जिसका नाम क्या है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, जिसमें बताते हैं कि व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं, वी कैन फील द ब्यूटी एंड स्पिरिट ऑफ नेचर मोर स्ट्रांगली, हम इस चीज को बहुत गहरे तरीके से महसूस कर सकते हैं। और वो लिखते हैं हेवन लाइज अबाउट अस इन इन्फेंसी, इसका मतलब है चिल्ड्रन आर क्लोज टू समथिंग होली और डिवाइन, जब हम बच्चे होते हैं तो ईश्वर के काफी करीब होते हैं। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्डहुड एज अ थीम में, रिस्पेक्टेड ईयर हम 2-3 पॉइंट, की पॉइंट और डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको हम चर्चा को विराम देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब चाइल्डहुड एज अ थीम में विलियम वर्ड्सवर्थ जी बताते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ सॉ चाइल्डहुड एज अ सेक्रेड टाइम, विलियम वर्ड्सवर्थ जी बताते हैं कि चाइल्डहुड एक ऐसा पवित्र समय होता है व्हेन इंडिविजुअल्स आर क्लोजेस्ट टू नेचर, जब बच्चा जो है प्रकृति के काफी करीब होता है, एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ, जो स्पिरिचुअल ट्रुथ होता है ईश्वर के काफी करीब होता है। हिज बिलीफ, उनका विश्वास है, ये एडियम आपने रिस्पेक्टेड ईयर बहुत टाइम देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे अच्छे एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए भी आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की एक बड़ी प्यारी सी पोएम है, माई हार्ट लीप्स अप, ये उस पोएम की लाइन है। और उस माई हार्ट स्लीप अप पोएम का एक और दूसरा टाइटल है, आप मुझे बताएं फटाफट से वीडियो को पॉज करके कि उसका नाम क्या है, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। उसका नाम है द रेनबो। तो उस पोएम की ये बड़ी प्यारी सी लाइन है, ठीक है, द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि ये जो इडियम है बेसिकली कौन से पोएट का है, तो हमें बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कहीं लंदन से नहीं आएंगे, रिस्पेक्टेड ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लंदन से नहीं आएंगे। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से वर्क को एनालिसिस करेंगे तो आप बना लेंगे। एक्सप्लोर्ड इन पोएम्स लाइक ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी एंड वी आर 7, ये कुछ पोएम्स के नाम और हैं जहां पर आपको चाइल्डहुड वाले थीम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग काफी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आओ, नेचर एज अ मोरल गाइड। सो रिस्पेक्टेड टीचर, अब ये जो है बेसिकली आप सभी के लिए होमवर्क है। 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा, 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको ये समझना है कि ये जो 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखे हैं, आल्दो मैंने यहां पर रेफरेंस दे रखा है, जैसा कि यहां पर बताया है नेचर एज अ मोरल गाइड, तो किस तरीके से, किन मायनों में विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर जो है मोरल गाइड के रूप में दिखते हैं, ठीक है, यानी कि नेचर को कैसे वो मोरल गाइड के रूप में देखते हैं, जैसा कि हम यहां पर मेंशन भी कर रहे हैं, हिज वर्क एक्सप्लोर्स, ठीक है। फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर वाज नॉट जस्ट बैकड्रॉप बट अ लिविंग फोर्स, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए नेचर जो है केवल और केवल बैकड्रॉप नहीं था, यानी कि केवल एक सीनरी ही नहीं थी, ठीक है, बल्कि क्या था, वो एक लिविंग फोर्स था, ठीक है। यानी कि बैकड्रॉप का मतलब यहां पर बेसिकली ये है कि जो नजारा उनको दिख रहा था, जो सुंदर नजारा जो प्रकृति का उन्हें दिख रहा था, उसका मतलब नहीं यहां पर। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस लेवल पर इलेबोरेट करते हैं, क्या क्या चीजें आपको अपने माइंड में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेचर टीचेस, प्रकृति हमें सिखाती है, कंफर्ट्स एंड कनेक्ट्स ह्यूमन टू द डिवाइन। ये पॉइंट को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? आल्दो जस्टिफाई करने के लिए आपको रेफरेंस में 2 चीजें दी गई हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए क्या, टिंटन एबे, जो कि बहुत ही लंबी पोयम है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एमपीटेट ग्रेड 1 के मेंस में ये पोयम है, तो अगर पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द प्रील्यूड, तो ये हमारे सिलेबस में वर्तमान में तो नहीं है, ग्रेड 1 में, ना प्री में ना मेंस में, लेकिन ये जरूर है। और आई थिंक अगर आप इसको भी कवर कर लेंगे तो भी काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों जो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये जस्टिफाई हो जाएंगे। फिर बता रहा हूं रिस्पेक्टेड टीचर, मेरा यहां से शायद अभी इस वाले स्लाइड से क्वेश्चंस ना बने एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप ये समझे कि आखिरकार विलियम वर्ड्सवर्थ जी विलियम वर्ड्सवर्थ क्यों थे, ठीक है, और क्यों हैं आज भी हमारे दिलों में, इसलिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। आगे अगर फर्दर बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना क्या था,
रिएक्टेड अगेंस्ट द आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या आखिर। सो क्या लिखा है, रिएक्टेड अगेंस्ट द आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्री। यहां पर मेंशन लिखा है, मेंशन किया गया है, इन द 18th सेंचुरी मैनी पोइट्स यूज्ड वेरी फॉर्मल, फ्लोरी एंड अननेचुरल लैंग्वेज। इन तीनों का अगर एक बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो कठिन भाषा, ठीक है, बहुत, हालांकि मैंने बहुत रिसर्च कर ली थी इसके ऊपर, लेकिन बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही कठिन भाषा का इस्तेमाल उस समय 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर, विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम पीरियड पर जो उनके कुछ कंटेम्प्रेरीज जो पोएट थे वो कठिन भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसलिए लिखा है फॉर्मल, फ्लोरी एंड अननेचुरल। वर्ड्सवर्थ बिलीव पोएट्री शुड बी सिंपल, नेचुरल एंड क्लोज टू रियल ह्यूमन स्पीच। और विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था कि पोएट्री ऐसी होनी चाहिए जो आम लोगों की पहुंच में हो, यानी कि उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को लोग समझ सकें, तभी तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज से। इसलिए तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था कि पोएट्री शुड बी सिंपल, नेचुरल एंड क्लोज टू रियल ह्यूमन स्पीच। नेक्स्ट बात करें, यूज्ड प्लेन एवरीडे लैंग्वेज एंड रूरल सब्जेक्ट टू ब्रिंग पोएट्री क्लोजर टू द कॉमन पीपल। आम लोगों की पहुंच तक लाने के लिए, यानी कि आम लोग जो है इस पोएट्री को अच्छे समझ पाए, ठीक है, उनके वर्क को समझ पाए, इसलिए उन्होंने बहुत ही प्लेन, सिंपल, एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे यूज होने वाली, हमारी जो दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाली जो भाषा है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है, ठीक है। और सब्जेक्ट तो बेसिकली उनका रूरल रहता था, जो कि हमें इनके वर्क में देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे क्या हो कि ये कॉमन पीपल जो है उनके संपर्क में आ सके, यानी कि वो पोएट्री जो लिख रहे हैं बेसिकली उनके संपर्क में पहुंच सके। नाउ वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज्ड पोएट लाइक अलेक्जेंडर पोप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप अपने आप में काफी प्रोमिनेंट फिगर थे उस टाइम पीरियड पर, ठीक है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने इनको क्रिटिसाइज किया है जस्ट बिकॉज, ठीक है, हु यूज्ड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एलिवेटेड लैंग्वेज। यानी कि एलिवेटेड लैंग्वेज का मतलब थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज ही होता है, लेकिन उस टाइम पीरियड पर जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती थी, ठीक है, लेकिन आम लोगों की थोड़ी सी समझ से बाहर उस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ को ये फील होता था कि शायद ये लैंग्वेज आम लोग न समझ पाए, इसलिए उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आओ भैया चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैंथेइज्म एंड नेचर के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेड टीचर, ध्यान रखिएगा। पैंथेइज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से काफी जुड़ा है। बेसिकली इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर बात करें तो इसका अर्थ निकलता है देव पूजा, यानी कि ईश्वर के समान पूजा करना। और हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में तो उनके लिए तो जो नेचर है वो ईश्वर के जैसे ही थे, ठीक है, यानी कि ईश्वर के समान ही था, उन्होंने पूजा करी है प्रकृति की। आगे बात करें, द बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ठीक है, उनका विश्वास था, क्या विश्वास था, दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास होना, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास होना, यह विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था। समस्त प्रकृति में ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास, जिसे कहा जाता है सर्वेश्वरवाद, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, गॉड इज इन एवरीथिंग इन नेचर, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास होना। ईश्वर जो है हर जगह है, पेड़ों में, नदियों में, पर्वतों में, ठीक है, एनिमल्स में, ऑल आर फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है, सभी के अंदर किसका निवास है, ईश्वर का, ठीक है। नाउ नेचर इज होली, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ जी, नेचर इज होली, यानी कि प्रकृति जो है पवित्र है। व्हेन वी वॉक इन नेचर इट्स लाइक वॉकिंग इन अ टेम्पल। कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं, रिस्पेक्ट डियर, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं वो, व्हेन वी वॉक इन नेचर इट्स लाइक वॉकिंग इन टेम्पल। जब हम प्रकृति में वॉक करते हैं, चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम मंदिर में वॉक कर रहे हैं। नेचर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड, प्रकृति को ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड, वो जो है ईश्वर का ही हिस्सा है, ईश्वर का ही पार्ट है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर एक चीज कनेक्टेड है आपस में। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल पार्ट ऑफ वन बिग लिविंग स्पिरिट, ठीक है, हम सभी प्रकृति के एक हिस्से हैं। इस प्रकृति के ऊपर जितना हम इंसानों का अधिकार है उतना ही उन सभी का, पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना जो भी है, उन सबका उतना ही अधिकार है। इन सिंपल वर्ड्स वर्ड्सवर्थ थॉट दैट नेचर इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का विचार थे कि नेचर इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, प्रकृति केवल सुंदर ही नहीं थी, इट्स डिवाइन, ठीक है, ये डिवाइन है, ठीक है। नाउ
बीइंग क्लोज टू नेचर इज लाइक बीइंग क्लोज टू गॉड। प्रकृति के करीब होना इसका मतलब है कि ईश्वर के करीब होना। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर ये पैंथीज्म वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए जो प्रकृति है, जो नेचर है बेसिकली, वो ईश्वर के समान है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है, सीरियसली मुझे काफी मजा आ रहा है, और जब आप पढ़ेंगे देखो चीजों को समझने में काफी आसान हो जाएगा। आगे अगर बात करें, सो स्पेशली एविडेंट इन टिंटन एबे वेयर नेचर इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिवाइन प्रेजेंस। और इसके लिए रिसोर्स भी दे रखा है। जो बातें हमने कही है पैंथीज्म को लेकर, ये जब आप टिंटन एबे पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब स्लाइड फिर एनिमेशन से थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट, ए मेरे प्यारे प्यारे फ्रेशर एस्पिरेंट्स और भविष्य के भावी शिक्षकों और शिक्षिकाओं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऊपर नीचे स्लाइड्स हो गई थी इसलिए इसको ठीक कर दिया गया है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ राइट्स 523 सोनेट्स। एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने टोटल अपनी लाइफ में कितने सोनेट्स लिखे, तो 523 सोनेट्स उन्होंने लिखे। अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां पर ये कि बताइए इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा सोनेट लिखने वाले पोएट का नाम बताइए। चलिए तब तक हम आगे चर्चा कर लेते हैं लेक पोएट के बारे में। ठीक है, द लेक पोएट्स या फिर लेकर्स। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टीचर यहां से बनता है कि ये जो टर्म है बेसिकली कौन कौन से पोएट के लिए तो यहां पर मेंशन किया गया है। दिस टर्म रेफर्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज एंड इसके अलावा रॉबर्ट साउथी, ठीक है, हु लिव्ड इन द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट। जो कहां पर रहते थे? इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में इंग्लैंड में ये जगह है बेसिकली, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए काफी फेमस है। यानी कि जो नजारा है बेसिकली पोइट्स जो है उस टाइम पीरियड पर लेक पोइट जितने भी, मतलब ये जो लेक पोइट हैं, इसके अलावा जो और भी प्रोमिनेंट पोइट वगैरह हुआ करते थे वो उससे काफी इन्फ्लुएंस होते थे। ठीक है, यानी कि अपनी पोइट्री में काफी चीजें उन्होंने मेंशन करी हैं उस टाइम पीरियड पर, लेकिन इनको ही लेकर्स कहा गया। क्यों कहा गया उसके पीछे भी थोड़ी सी बात करेंगे। इन भाई साहब का नाम जरूर आप याद रखिए, फ्रांसिस जेफरी के बारे में। ठीक है, कौन थे भाई साहब ये? तो ये एडिटर ऑफ द ईडनबर्ग रिव्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये जो लेक पोएट का जो टर्म है बेसिकली किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसिस जेफरी के द्वारा। अब क्या बिहाइंड द स्टोरी में थोड़ी सी बताऊंगा आपको। ठीक है, एडिटर ऑफ द ईडनबर्ग रिव्यू वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, एंड अ स्ट्रॉन्च डिफेंडर ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो कॉन्सेप्ट क्या है ये जो मेंशन किया गया स्टेटमेंट, उस टाइम पीरियड पर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट जो ट्रेडिशन चला आ रहा था पोएट्री को लिखने का, उससे हटकर इन लोगों ने अपनी पोएट्री को लिखा। और जब कुछ हटकर लिखा तो हम सब जानते हैं इनिशियल फेज पर तो आप कोई नया काम अगर करेंगे तो आलोचनाएं विवेचनाएं तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो उस टाइम पीरियड पर जो पोएट्स थे जैसी वो पोएट्री किया करते थे उससे हटकर इन्होंने लिखना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का, आम लोगों तक पहुंचने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, और नेचर को इन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यूज दी अपनी पोएट्री के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग फ्रांसिस जेफरी, ठीक है, ये उस टाइम पीरियड पर उभर ही रहे थे अपने दौर में, तो फ्रांसिस जेफरी ने क्रिटिसाइज किया था इनको। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए और बाकी देखो हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आशा करता हूं कि यहां की बात वहां तक पहुंच रही होगी। ठीक है, चलिए अब क्विक ग्लैंस एट इंपॉर्टेंट वर्क्स। कहने को पढ़ने को तो उनके बारे में देखो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन आई थिंक इतने हम जो सफर में आए हैं इतना पर्याप्त है। और अब आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि अगर हमारे पास समय है तो हमें चाहे पोएट हो, ऑथर हो, नॉवलिस्ट हो, एसेइस्ट हो, कोई भी हो, अगर हम किसी की वर्क को कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट हमें उनके वर्क के बारे में और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्विक ग्लैंसेस जिनके बारे में हम फटाफट से चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए। ये अब जो स्लाइड्स आप देखने वाले क्विक ग्लैंस वाली, एक नजर में हम सारे उनके इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब मेंशन किए। सो अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम लोग। लिरिकल बैलेट्स के बारे में अगर बात करें तो 1798 में एस.टी. कॉलरिज के साथ में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। हम सब जानते हैं को-ऑथर्ड विद एस.टी. कॉलरिज। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि हम शुरुआत में ही बात कर चुके थे कि इंग्लिश लिटरेचर में एक रोमांटिक एरा को शुरुआत करने का ही एक श्रेय जाता है इसको, लिरिकल बैलेट को। एंड बात करते हैं फोकस्ड ऑन कॉमन लाइफ, रस्टिक लैंग्वेज, यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, एंड नेचुरल थीम्स रखी गई हैं। इंक्लूड वर्ड्सवर्थ फेमस पोएम्स लाइक लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, वी आर 7। इसके अलावा एस.टी. कॉलरिज द राइम्स ऑफ एंशिएंट मैरिनर वाज आल्सो इंक्लूड, ये भी इसमें इंक्लूड है। प्रीफेस
to 1800 edition explained Wordsworth's theory of poetry. That is very important, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे हम लोग प्रीवियस में. पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, ये इसी से कनेक्टेड है. फिर बता रहा हूं, ये डायरेक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं द प्रील्यूड के बारे में. पोएट कौन है हम सब जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जी. जॉनर कौन सा है इसका, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. कब लिखी गई थी, 1805 में. पब्लिश कब हुई है, 1850 में. पोस्ट माउसली यानी कि मरणोपरांत, यानी कि उनके मरणों के उनके देहांत के बाद में पब्लिश हुआ था. स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ब्लैंक वर्ड्स में मेंशन किया गया है एंड मल्टीपल बुक्स. ओरिजिनली 13 थी, फाइनल वर्जन में 14 बुक्स थी. ठीक है. थीम क्या है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड स्पिरिट. जो इन वर्क का है, जो प्रील्यूड बेसिकली क्या था, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड स्पिरिट. फोकस क्या है, नेचर एज अ मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड. किस बात पर फोकस किया है, नेचर एज मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड. डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस एंड कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स. ठीक. सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें तो रिगार्डेड एज वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस, यानी कि मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है इसे. फाउंडेशन वर्क इन इंग्लिश रोमांटिक लिटरेचर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, मैं बताऊं इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कब पब्लिश हुआ है, कब लिखा है, जॉनर क्या है उसका, ठीक है, कौन से पोएट हैं, थीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन जरूर हमें कवर करके चलना है. और सबसे बड़ी बात कि एमपी में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, मुझे विश्वास है. ठीक है, लेकिन पूछ लिया तो हमारे पास में पीडीएफ में सब कंटेंट तैयार है. वी आर रेडी. ठीक है, आप पूछिए. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द रिक्लूज के बारे में. प्लांट बट इनकम्प्लीट, प्लांट था लेकिन इनकम्प्लीट, अधूरा था. अ फिलोसॉफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की, प्लांट इन 3 पार्ट्स में. ठीक है, द प्रील्यूड इंट्रोडक्टरी पार्ट था, द एक्सकर्शन पब्लिश्ड इन 1814. ठीक है, एंड थर्ड पार्ट नेवर कंप्लीट, वो कंप्लीट हो नहीं पाया. एम टू एक्सप्लोर नेचर मैन एंड सोसाइटी डीपली. क्या उद्देश्य था इनका, ठीक है, वो नेचर मैन और सोसाइटी को डीपली एक्सप्लोर कर पाए. एंड अब बात करते हैं लूसी पोएम्स के बारे में. थोड़ा सा अब यहां पर विराम देते हैं, विराम इन द सेंस थोड़ा सा आराम से चर्चा करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए. अब चूंकि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है इसलिए. तो लूसी पोएम्स के बारे में अगर बात करें तो 1798 से 1790, कुछ एरर, एक गड़बड़ है मेरे हिसाब से. ठीक है, रिस्पेक्टेड ईयर एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा. ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती, हाँ ये रहा 1798 से लेकर 1801, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, मुझे लग ही रहा था. एनीवे, सो द लूसी पोएम्स आर अ सीरीज ऑफ 5 पोएम्स. जैसा कि हम सब जानते हैं कि लूसी पोएम्स जो है 5 पोएम की एक सीरीज है. ठीक है, कंपोज बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ बिटवीन 1798 एंड 1801. 1798 से लेकर 1801 तक के बीच में ये कंपोज की गई थी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की द्वारा लिखी गई. रिटन ड्यूरिंग वर्ड्सवर्थ स्टे इन जर्मनी, जो कि हम आपको बता चुके थे कि जब ये जर्मनी में थे तब इन्होंने लिखी. थीम क्या है इसकी, तो डेथ, लॉस, नेचर, ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ लूसीज आइडेंटिटी. ये जो लूसी की आइडेंटिटी है, कई बार एस्पिरेंट ने, कुछ साथी सहयोगी शिक्षकों ने इस पे काफी चर्चा करें, लेकिन अंततः अंदर से वाइब्स आती हैं कि लूसी कौन है, लेकिन दिल खोल के कह नहीं पाते, क्योंकि कहीं पर भी इसका एक एविडेंस साबित नहीं हुआ है. मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए सर लूसी कौन है, तो इंटरनेट के जितने भी रिसोर्सेस हैं कहीं पर भी स्पष्ट नहीं बताया गया है कि आखिरकार लूसी है कौन. ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने साथ ही ले गए. ये मान के चलो, ऐसा फील होता है कि लूसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की ही नहीं गई, और हम अपने बिहाफ पर उसके बारे ये जजमेंट सिर्फ एक अज्यूम कर सकते हैं, ये हो सकती है, लेकिन वो कहीं पर भी है नहीं. ठीक है, कि भाई साहब लूसी कौन थे. चलो नाउ लूसी पोएम्स कंसिस्ट ऑफ 5 पोएम्स, तो उनमें सबका नाम मेंशन है. ठीक है, स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज. ठीक है, इसके अलावा आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, 3 years she grew in sun and shower and a slumber did my spirit seal. ये हमारी ग्रेड 2 में भी है और इसके अलावा ग्रेड 1 में भी है. ठीक है, अब बात आती है इसमें, तो समटाइम्स ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बनाने वाला अगर बनाना चाहे तो बताइए लूसी पोएम्स में इनमें से कौन सी इंक्लूड है और कौन सी इंक्लूड नहीं. दैट्स इट. ठीक है, चलो नाउ अब बात करते हैं टिंटन एबे के बारे में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1798 का वर्क रहा है हमारा. ये फुल टाइटल क्या है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे. पोएट हम सब जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी. पब्लिश कब हुआ है, 1798 इन लिरिकल बैलेड्स. जॉनर क्या है, लिरिकल मेडिटेशन नेचर पोएम है. इसके अलावा ब्लैंक वर्स में है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में है. थीम क्या है, मेमोरी एंड द पैसेज ऑफ टाइम, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ नेचर, ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, नेचर एज हीलिंग फोर्स.
ठीक है, ये कुछ बेसिक है। फिर बता रहा हूं रिस्पेक्ट ईयर, ये डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए तैयार किए गए। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। नेक्स्ट बात करें द बॉर्डर्स के बारे में, हमने काफी डिटेल में चर्चा कर ली थी ऑलरेडी, लेकिन वर्क है इंपॉर्टेंट क्योंकि हम यहाँ पर एक क्विक ग्लेंस डाल रहे हैं, एक क्विक नजर डाल रहे हैं इनके वर्क के ऊपर। सो द बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो 1795 से 1797 के बीच में लिखा गया एक इकलौता इनका वर्क रहा है ये, ठीक है। द बॉर्डर 1795 टू 1797, वर्ड्सवर्थ ओनली प्ले, जो वर्ड स्टडी था, सेटिंग कहाँ रखी गई थी हम सब जानते हैं, किंग हेनरी थर्ड जो इस टाइम पीरियड पे राजा थे, और ये स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनके मैनेजर ने डिनाई कर दिया था भाई साहब कि ये सफल हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पेक्ट टीचर ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी 1804, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके कुछ और डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है, ठीक है, अल्टरनेट टाइटल्स भी हैं, तो रिस्पेक्टेड टीचर ये जरूर कवर करके चलिएगा, ठीक है। देखो आल्दो मैंने फिर कहा और फिर दोहरा रहा हूं कि एमपीटेट में इतने डीप नहीं पूछा जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास में 4 पोयम है एमपीटेट ग्रेड 1 प्री में, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की 4 पोयम है, डैफोडिल्स है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस है, इसके अलावा टेबल्स टर्न्ड है, और एक और पोयम है बड़ी प्यारी सी, ठीक है, है मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है। सो अब हमारे पास एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, इसके अलावा ग्रामर भी है, बहुत सारा सेक्शन है यार। तो फिर बता रहा हूं अभी समय था इसलिए मैंने अपना तरफ से एक प्रयास किया, लेकिन आप इंटेंशन को समझिएगा, ठीक है। सो ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी 1804 में पूरा नाम क्या है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अल्टरनेट टाइटल्स क्या है, ओड, इमॉर्टलिटी ओड, ग्रेट ओड, ठीक। पोएट कौन है हम सब जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जी। इसके अलावा कंप्लीट कब हुआ था, 1804 में। पब्लिश्ड के बारे में बात करें तो 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें 2 पार्ट कंपोजिशन, पार्ट 1 में स्टेंजा 1 to 4, रिटन इन 1802। इसके अलावा फोकस्ड ऑन चाइल्डहुड थीम्स, पार्ट 2 में। कंप्लीटेड कब हुआ था ये, 1804 में। इसके अलावा हिस्टोरिकल नोट क्या है, अ कॉपी ऑफ द अर्ली स्टेंजास वाज शेयर्ड विद एसटी कॉलेज इन 1802। 1802 में इसकी जो कॉपी है बेसिकली विलियम एसटी कॉलेज अपने शेयर की गई थी, जो अर्ली स्टेंजास हैं उसके वो। थीम्स क्या है इसकी, तो चाइल्डहुड इनोसेंस एंड स्पिरिचुअल विजन, लॉस एंड रिकवरी ऑफ ट्रांसलेशनल इंसाइट, नेचर एज अ गाइडिंग एंड कंसोलिंग फोर्स, ठीक है। अब ये बहुत कॉमन चीज लगती है, जब बात नेचर की अगर आती है तो ऐसा लगता है कि हाँ विलियम वर्ड्सवर्थ जी मतलब इक्वल टू नेचर नेचर नेचर, कहीं ना कहीं इसी समझ में बेहतर तरीके से आ रही होगी। नाउ माइकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ पेस्टोरल पोयम 1800 की, अ टचिंग टेल ऑफ शेपर्ड एंड हिज सन, ठीक है। ये शेपर्ड और उनके बेटे के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी टेल है। एंड थीम क्या है इसकी, लव ऑफ लैंड, अ फैमिली टाइज एंड ट्रेजेडी, एम्फसाइजेस रूरल वैल्यूज एंड मोरल स्ट्रेंथ। तो माइकल ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोयम है, ठीक है। नाउ आओ भैया, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1807 की, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जॉनर क्या है, एक लिरिक पोयम है। ऑथर हम ये ऑथर सोच रहा कहां से, पोएट आएगा, पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जी। डेट ऑफ कंप्लीशन 1802, डेट ऑफ पब्लिकेशन 1807, पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, स्ट्रक्चर 20 स्टेंजास रिटन इन मॉडिफाइड राइम रॉयल। इसके अलावा सेटिंग के बारे में बात करें तो नियर वर्ड्सवर्थ होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड। प्लॉट समरी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो डिस्क्राइब्स एन एनकाउंटर बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड एन ओल्ड लीच गैदर्ड, ठीक है। जो एक आपने हल्के फुल्के लीच मतलब वो कीड़े देखे होंगे जो ब्लड वगैरह चूसने का काम करते हैं, ठीक है। आल्दो उसका ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से भी यूज इस्तेमाल होता है। तो लीची आप देखना, गूगल पे सर्च करोगे ये लीच वगैरह, तो वो एक कीड़े वो होते हैं इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। मैंने देखा एक टोकरी के अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट देखा था। तो बस समाप्त होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोएट के साथ में रिस्पेक्ट टीचर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ जी के इंपॉर्टेंट वर्क के साथ में हम लोगों ने हमारी चर्चा को विराम दी। और ये जो वीडियो है बेसिकली बहुत लेंदी हो गया होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस वीडियो का पर्सपेक्टिव आप सभी को आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर, डियर एस्पिरेंट, मेरे फ्रेशर एस्पिरेंट्स एंड भविष्य के भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं जी, इस वीडियो का इंटेंशन ये था कि आप विलियम वर्ड्सवर्थ जी को जाने कि आखिरकार विलियम वर्ड्सवर्थ जी क्यों हैं। दूसरा मन में अगर प्रश्न आता है कि सर आपका वीडियो बड़ा लेंदी था, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो रिस्पेक्टेड टीचर, मैंने फिर स्टार्टिंग में कह चुका था आपसे कि हमने जो पीडीएफ तैयार करी है लगभग 23 पेज की पीडीएफ हमारी केवल विलियम वर्ड्सवर्थ जी के ऊपर, मोर देन 150 हमने क्वेश्चंस डाले। इसके अलावा जो सारे डायमेंशंस कवर हो सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसके अलावा जो चांसेस बनते हैं वो सब कुछ हमने डाले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है हमने कि आपके लिए नहीं आए। लेकिन ये वीडियो का मोटिव ये था कि आप ये समझ पाए कि आपके मेंटोर कैसे हैं, ठीक है, और क्या नजरिया है उनका, और कैसा पढ़ाना है, क्योंकि अब जो जर्नी हमारी शुरू होगी वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। वादा है मेरा आप सभी से कि बहुत धमाकेदार जर्नी रहेगी हमारी, यादगार रहेगी। माता सरस्वती और महादेव का आशीर्वाद लेके हम चले हैं, और इस बार और आखिरी बारी होगा आपके साथ में, यानी कि आपका सिलेक्शन और हमारी प्रायोरिटी रहेगी।
सो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.